Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss past paper of drama. It's your second paper and हमने जो discuss करना है it's 2015 question paper जो 2015 में आया था. इसमें हमने देखना है कि किस तरह से ड्रामा के पेपर की जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है उसकी सेटिंग क्या होती है. As you can see, these are total 7 questions and note is attempt any 4 questions including question number 1 which is compulsory. All questions carry equal marks. Total marks इसके 100 हैं और 7 questions आपको टोटल दिए गए हैं but you have to attempt 4 questions out of 7 and number 1 question जो है इसमें it is compulsory. कंपल्सरी क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. तो आपने करना क्या है कि कंपल्सरी क्वेश्चन इसको कोशिश कीजिएगा कि आप पहले ही अटेम्प्ट करें. अगर आप सीक्वेंस में करें तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है. स्पेशली अगर कंपल्सरी क्वेश्चन है तो उसको आप प्रायोरिटी यही देंगे कि आप उसको स्टार्टिंग से ही आप लिख लें. अगर हाँ कुछ मिस होता है तो आप कुछ लाइंस या पेज छोड़ के तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. तब तक आपको वो प्रीवियस याद आ जाएगी स्टेटमेंट जो भी आपने लिखनी होती हैं. बट कोशिश कीजिएगा कि इसको आपने इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग पे ही लिखना है. तो कंपल्सरी क्वेश्चन को ना तो आप क्योंकि क्विट कर सकते हैं और ना ही आप इसको गलत लिखने का चांस ले सकते हैं. सो आप टेक्स्ट जो है उसको 100% अपनी तरफ से रेडी करके जाएंगे. कम से कम आपने 3 से 4 दफ़ा हर ड्रामा जितना भी आपने वो रेडी किया हुआ है अपना सिलेबस 3 ड्रामाज हैं या 4 या जितने भी हैं तो आपने वो सब पढ़े हुए होने चाहिए. आपके लिए ये ज़रूरी है बल्कि बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइन टू लाइन हर चीज़ का पता हो और हर राइटर के स्टाइल को आप रिकग्नाइज कर सकें. जैसे कि अब आपको पता है कि इसमें डॉक्टर फास्टर्स वो अपना एक अलग स्टाइल रखता है. उसमें मार्लो की टेक्निक जो है या उसके जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. इडिपस रेक्स अगर हम देखें सोफोक्लेस का तो उसका वो इरा भी और है और उसकी सारी नरेशन में हमें मिथोलॉजिकल एल्यूजन्स नज़र आ रहे होते हैं वो भी डिफरेंट है. मतलब उसमें हर स्टाइल जो है ना राइटर का वो डिफरेंट है. जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट देखें तो वो मॉडर्न प्ले है और मॉडर्न राइटिंग जो है वो बिल्कुल और तरह से होती है. तो अगर आपने डेफिनेटली पढ़ा होता है तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आप याद रख सकें. और दूसरी चीज़ जो इसमें होती है वो ये कि आपको क्योंकि इसमें डिवाइड किए गए हैं ना सीन्स होते हैं या एक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सीन्स में तो आपको एक्ट्स का और सीन का भी पता हो. हाँ एक चॉइस आपके पास होती है कि अगर आपको लगता है कि आपको सीन याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये सीन 1 है 2 है. जैसे डॉक्टर फास्टर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सीन्स आ जाते हैं डिफरेंट एक्ट्स में. तो सीन अगर आपको भूल भी गया है तो बजाय इसके कि आप गलत लिखें या अंदाजे से लिखें आप ये कीजिएगा कि आप एक्ट जो है कम से कम एक्ट वो वहाँ पे सही से मेंशन कर दें कि ये फ़लाँ एक्ट से लाइंस ली गई हैं. तो ये बहुत ज़रूरी होता है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए. सो लेट्स डिस्कस आवर पेपर. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन इसमें आपको कहा गया है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस. और आपको पैसेजेस कितने दिए गए हैं इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6. यानी कि यहाँ पे आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस हेयर. बहुत ही आपको जो है ना वो वाइडली पैसेजेस दे दिए गए हैं और आपने जस्ट 3 स्टैंजास जो हैं यहाँ पे उनको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से हैं. अगर आपने 3 पेपर सब्जेक्ट अपना जो है ड्रामा का उसमें 3 राइटर्स जो हैं उनको रेडी कर लिया है तो फिर भी आपके लिए ये ज़रा भी मुश्किल नहीं होता क्योंकि मोस्टली जो ड्रामा का पेपर है उसमें आपने 3 पैसेजेस को ही फाइंड आउट करना होता है. तो अगर आप 3 ड्रामास को भी केयरफुली रीड कर लेते हैं तो भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है कि 3 स्टैंजा जो है उसको आप इजीली लिख सकते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट जो पैसेज आपको दिया गया है
I will wear my heart upon sleeve for joys to peak at I am not what I am. ये लाइंस जो हैं ये ओथेलो प्ले में से ली गई हैं और एक्ट 1 है, सीन भी 1 है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट एक्ट में इनिशियल लाइंस ही कह लें कि वो ली गई हैं। आपने इनको इसी तरह से लिखना है जैसे प्रीवियस मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप थोड़ा सा राइटर को अप्रिशिएट करते हुए, लाइक यू विल से दैट दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रेट प्ले ओथेलो रिटन बाय अ मार्वलस एंड आउटस्टैंडिंग राइटर विलियम शेक्सपियर। इस तरह से आपने बताना होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका रेफरेंस कंप्लीट होता है फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिख लेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आपने उसका बैकग्राउंड बताना है लाइंस का, कि जो इसमें जो करैक्टर है वो ये लाइंस क्यों बोली जा रही हैं और किस करैक्टर के लिए बोली जा रही हैं और वो क्या यहाँ पे डिलीवर करना चाह रहा है, किससे वो बात कर रहा है। और फिर फाइनल आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा जो आपको दिया गया है वो है मैन ऑफ अगाने दैट इज़ द ओनली नेम आई हैव फॉर यू दैट नो अदर एवर एवर एवर। ये इडिपस रेक्स की लाइंस हैं और सीन ये आपका थर्ड वाला चल रहा है, सोफोक्लीज ने लिखा हुआ है। ये असल में आपको फिर पूरा सीन दोबारा से याद करना पड़ता है कि ये कौन सा है। ये क्योंकि जो कास्टा, जैसे आपको पता है कि वो इडिपस रेक्स को रोकने की कोशिश करती है कि वो अपनी जो सर्च है उसको गिव अप कर दे, लेकिन जब वो बाज नहीं आता तो फिर ये लाइंस वो प्रोनाउंस करती है, क्योंकि वो देख लेती है कि वो जो प्रोफेसीज बताई गई थी उसके बारे में अब वो एटलीस्ट पूरी होने जा रही हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इडिपस को रोक सके, ना तो वो बाय फोर्स ना बाय टॉक। तो ये लाइंस उसकी है, ये आप एक्सप्लेनेशन में पूरा इसका बैकग्राउंड बता देंगे। उसके बाद हेल हैथ नो लिमिट्स nor is circumscribed in one self place, but where we are is hell, and where hell is, there must we ever be. ये लाइंस डॉक्टर फास्टर्स प्ले में से ली गई हैं और मार्लो ने लिखी हैं, सेकंड एक्ट है और सीन 1 है। तो ये मेफिस्टोफिलियस के साथ उसकी डिस्कशन जो है वो चल रही होती है फास्टर्स की, और वो उसे बता रहा होता है, आंसर कर रहा होता है कि हेल जो है वो किस तरह से, यानी क्वेश्चन भी है आपका एक बनता है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल का, तो ये वहाँ से है। नेक्स्ट स्टेंजा है बट जेलस सोल्स विल नॉट बी आंसर्ड सो दे आर नॉट ever jealous for the cause, but jealous for their jealous. It is a monster begot upon itself, born on itself. ये लाइंस दोबारा से रिपीट की गई हैं ओथेलो प्ले में से, और एक्ट थर्ड है, सीन इसका फोर्थ है, विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है। और ये लाइंस जो हैं ये एमिलिया करैक्टर है एक डेस्टिमोना की, वो मेड होती है और वो उससे बात कर रही होती है, मतलब वो जेलसी के बारे में, क्योंकि थीम ऑफ जेलसी इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी आपका और थीम भी रखा गया है, क्योंकि मेन थीम भी यही है। तो ये फिर वो ओथेलो के बिहेवियर को एक रीज़नेबल कॉज देने के लिए ये बात कर रही होती है उससे। नेक्स्ट देखें, अ सैड टेल्स बेस्ट फॉर विंटर, आई हैव वन ऑफ सरप्राइज एंड गॉब्लिन्स। ये लाइंस भी शेक्सपियर के प्ले द विंटर्स टेल में से ली गई हैं, और इसको तो डिटेक्ट करना स्टूडेंट्स के लिए और भी इजी है, क्योंकि इसमें टाइटल भी रख दिया गया है ना, यानी टेल्स बेस्ट फॉर विंटर, सो डेफिनेटली ये विंटर्स टेल में से लिया गया है। तो ये यहाँ पे प्रिंस जो है कैरेक्टर वो हार्मोनाइन से बात कर रहा होता है और वो क्वीन से डिस्कशन कर रहा होता है ये सारी। सो मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो शेक्सपियर का एक ही प्ले रेडी करते हैं, या तो ओथेलो या विंटर्स टेल। तो ओथेलो उसको ज़्यादा रेडी किया जाता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स उसी को पढ़ते हैं। विंटर्स टेल को अगर आप चाहें तो आप क्विट भी कर सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लास्ट जो लाइंस बताई गई हैं वो क्या हैं। I have always been of opinion that a man who desires to get married should know either everything or nothing.
अब यहाँ पे ये स्टाइल देखें, ये लाइंस की वर्डिंग देखें, ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं की गई। सो ये मॉडर्न लाइंस आ जाती हैं या मॉडर्न प्ले की लाइंस आ जाती हैं। और मॉडर्न प्ले कौन सा है आपके सिलेबस में? सिर्फ एक ही है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। सो डेफिनेटली दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एक्ट 1 है, और ये इसको राइट किया है ऑस्कर वाइल्ड ने। और ये जो लाइंस हैं, ये करैक्टर है एक लेडी ब्रैकनेल का। लेडी ब्रैकनेल जब इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, जैक का एक कह लें कि इंटरव्यू ले रही होती है, उसको अपने पॉसिबल सन इन लॉ के तौर पे देखते हुए, तो फिर वो उससे ये क्वेश्चंस कर रही होती है, डिफरेंट क्वेश्चंस। और ये भी एक उसकी जब वो क्वेश्चन पे कि तुम कुछ जानते हो या नहीं, जब वो रिप्लाई करता है कि आई डोंट नो एनीथिंग या आई नो नथिंग, तो फिर वो उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देती है कि अगर तुम कुछ नहीं जानते तो ये ज़्यादा बेटर है, या तो एक पर्सन जो शादी करने जा रहा है उसको हर चीज़ का पता हो, या फिर उसे कुछ भी पता ना हो। यानी कि ये एक कह लें कि बहुत ही आर्निकल सी लाइन है। और ये पूरा प्ले भी क्योंकि इसी तरह से लिखा गया है एक फेयरवेल कॉमेडी के तौर पे, तो ये उसी स्टाइल में, जैसे कि हमने पहले बात की हुई है कि हर स्टाइल हर राइटर का जो स्टाइल होता है, नरेशन स्टाइल, वो डिफरेंट होता है। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है ऑस्कर वाइल्ड की कि बहुत ही लाइट वर्डिंग के थ्रू वो कॉमेडी एक उसको एक्सप्लोर करते हुए एक लाइट टोन में लिख रहा होता है पूरा प्ले। सो ये आपका बहुत ही इजी सा देखेंगे कि पेपर सेट किया गया है रेफरेंस शुदा कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। लेकिन अगर आपने पूरी टेक्स्ट पढ़ी है तो फिर आपको कोई भी यहाँ पे एम्बैगिटी नहीं हो सकती किसी भी प्ले में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसमें आपने सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ अनगॉडली पोल्यूशन विद रेफरेंस टू सोफोक्लिस प्ले इडिपस रेक्स। यानी अब यहाँ पे स्टेटमेंट, उसको आपने समझना है कि वो क्या है। आपसे पूछा जा रहा है अनगॉडली पोल्यूशन, ये वो वर्डिंग है जो अगेन एंड अगेन यूज की जाती है इडिपस के लिए। यानी कि आपको बता दिया गया कि रेफरेंस आपने देना है इडिपस रेक्स का, और अनगॉडली पोल्यूशन ये वर्डिंग है, ये आपका कह लें टॉपिक है जिस पे आपने डिस्कस करना है, जिस पे आप बताएंगे सारी चीजें कि ये क्या थी। तो अब आप बताएंगे कि इडिपस रेक्स यानी उसके बारे में जो बात की गई वो प्रोफेसीज से आपने स्टार्ट करना है कि जिसके बारे में प्रोफेसीज की जाती रही वो क्या थी। यानी कि इडिपस के लिए कहा गया कि उसकी फेट ऐसी है कि वो विक्टिम ऑफ फेट है, और एटलीस्ट वो अपनी एडवर्सिटी उसको देखेगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो अपने पेरेंट्स का मर्डर बन जाएगा। सो उसे अगर बचाना है उसकी भी बुरी किस्मत से और दूसरों को भी उसकी बुरी किस्मत से बचाना है तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, इस तरह की बात होती है। लेकिन फिर ये क्योंकि बच जाता है तो फिर जहाँ जहाँ पे इसने अनकॉन्शियसली जो भी वो कमिट किया है, जो भी सिन है या जो भी मिस्टेक है, और जो उसके फिर इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसके ऊपर भी, और वो दूसरे जितने भी कैरेक्टर इसके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके ऊपर भी, जिसमें आप इसके फादर को भी ले लेंगे, इसकी मदर को भी ले लेंगे, इसकी अपनी डॉटर की भी बात करेंगे, इसके अपने बच्चे जो हैं, या फिर किरियन और बाकी सारे कैरेक्टर्स। यानी कि इसकी जो अपनी एडवर्सिटी है और इसकी वजह से जो दूसरे लोगों पे मिजरीज आती हैं और वो उन्हें सफ़र करना पड़ता है, वो सारी कंडीशंस, सिचुएशंस, वो सब कुछ आपने यहाँ पे लिख देना है। ये यानी कि अनगॉडली पोल्यूशन की तरह, मतलब उसकी जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है वो लिख देंगे आप। उसके बाद है डिस्कस डॉक्टर फास्टर्स एज अ मैन ऑफ रिनेसेंस, क्रिस्टोफर मार्लोस प्ले डॉक्टर फास्टर्स। यानी आपको मैन ऑफ रिनेसेंस ये क्यों कहा गया है डॉक्टर फास्टर्स को, ये क्या है। यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेसेंस एज वो सारी रिलेट करके डॉक्टर फास्टर्स के कैरेक्टर के साथ उनको लिख देना है।
यानी कि उसमें मेन इश्यूज ऑफ दैट एज वो क्या थे, राइटर क्रिस्टोफर मार्लो वो किस चीज़ पे लिख रहा है, और जैसे ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है ना ये सारी चीज़ें कि इसमें लस्ट फॉर नॉलेज वो बहुत ज़्यादा थी, अब इसको एज ऑफ री अक्रेंस भी कहा जाता है, मतलब वो सारे मेन फीचर्स आपको अगर पता है तो वो आप यहाँ पे उनको ऐड करते हुए इस क्वेश्चन को लिख देंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू जस्टिफाई शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो एज अ ट्रेजेडी। इसमें जितने भी ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसके क्या रूल्स हैं, उसकी क्या सेटिंग है, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, डायरेक्टली आपको एक टॉपिक दे दिया गया है। उसके बाद है डिस्कस द एंड एनालाइज द फेमिनिस्ट स्ट्रेन्स इन शेक्सपियर्स प्ले द विंटर्स टेल। स्ट्रेन कहा जाता है किसी चीज़ के दबाव या प्रेशर या बड़ा कोई बर्डन जो होता है उसको, मतलब एक खिंचाव सा, तो फेमिनिज्म पे आप असल में लिखेंगे। यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिया गया है वो फेमिनिज्म है, बट जस्ट आपने जो रिलेट करना है वो इस प्ले के अंदर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और वो भी उस सूरत में जब वो किसी स्ट्रेस का किसी बर्डन का शिकार होते हैं, और फिर उस दौरान जो उनके बिहेवियर्स हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, वो आप इसमें लिख देंगे। Next question, who is your favorite character in Oscar Wilde's play The Importance of Being Earnest? Justify your answer. Justify means कि आपने लॉजिकली बताना है कि कौन से रीजंस हैं आपके पास, कौन से लॉजिक्स हैं किसी भी कैरेक्टर को लाइक करने के। अब यहाँ पे यू कैन चूज एनी कैरेक्टर, चाहे आप वो जैक का करें या फिर लेडी ब्रैकनेल का करें या फिर कोई भी एनीवन। आपके पास उस कैरेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव जितने भी मैक्सिमम कोटेशंस हैं वो होनी चाहिए आपके पास। और दूसरे कैरेक्टर्स के इसमें मोस्टली जो आप ले सकते हैं या लिया जाता है कैरेक्टर वो जैक का है, जैक वार्डिंग का, कि वो क्योंकि अपने कोशिश उसकी यही होती है कि वो पॉजिटिव ही रहे, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो ऐसे ही न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको बस आप एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप किसी और कैरेक्टर को अगर एडमायर कर रहे हैं तो वो आप उसको भी लेके तो इजीली लिख सकते हैं, यानी कि इट्स टोटली अप टू यू। जो भी आप जिसके कैरेक्टर से रिलेटेड भी आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप उसी से रिलेटेड अपनी जो थ्योरी है वो आपको लगता है कि आप लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइकनेस को, अपनी एडमायरेशन को, तो फिर वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है इयागो इज द रियल हीरो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो डिस्कस। अब यानी यहाँ पे आपको खुद ही एक कैरेक्टर दे दिया गया है सिलेक्ट करके इयागो का, और इयागो को वैसे तो देखें तो वो एज अ विलेन नजर आता है, लेकिन अगर हीरो है तो वो किस तरह से है, तो आप फिर बता सकते हैं क्योंकि वो हीरो इस तरह से है कि वो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इवन इसमें जो वो हमें दिखाया गया है ओथेलो का कैरेक्टर, हालांकि वो एज अ हीरो इसमें नजर आ रहा है लेकिन ये उसको भी मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि उसकी भी ऐसे लगता है कि वो ही इज जस्ट अ पपेट, और इयागो जो है इसके हाथ में उसकी सारी वो स्ट्रिंग्स हैं और अपनी मर्जी से वो ओथेलो को भी चला रहा है, वो डेस्टिमोना को भी अपनी मर्जी की सिमत में मोड़ देता है, अपनी वाइफ और बाकी भी जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब को अपनी मर्जी के मुताबिक वो मूव कर रहा है। सो डेफिनेटली ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये हीरोइक क्वालिटीज़ में आ जाती हैं, बट फाइनली आप जो कंक्लूजन इसका निकालेंगे उस कंक्लूजन में आप फिर वो अपना एक सेल्फ कमेंट जो आपकी अपनी तरफ से होता है वो करते हुए बता देंगे कि ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो सही, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव पर्पस के लिए इसने यूज़ की हुई हैं, तो चाहे ये क्वालिटीज़ हीरोइक हैं लेकिन पर्पस अगर नेगेटिव है तो फिर इसको एज अ हीरो हम बिल्कुल इयागो को कोट नहीं कर सकते कि ही इज़ हीरो ऑफ दिस प्ले, चाहे वो अपने अंदर हीरोइक क्वालिटीज़ जो है वो रखता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका पास्ट पेपर था। अगर आप इसी तरह से स्टेटमेंट पे फोकस करते हुए समझते हुए कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है तो फिर आप लिखते हैं, यानी कि आप अगर समझ जाते हैं स्टेटमेंट को तो फिर उसकी थ्योरी लिखना वो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। तो आपने गौर करके पहले समझना है कि पूछा क्या हुआ है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आंसर है उसको
लिख दीजिएगा पेपर में, लेकिन कोटेशंस के साथ। कोटेशंस बहुत इसमें ज़रूरी होती हैं, मस्ट आएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क